नमस्कार, कॉमन ग्राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी कि चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और उसको लेके चाइना और इंडिया में हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसी रही है, कहाँ से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुए और चाइना में इंटरनली कैसे ये बदलाव आए जिन्होंने इस डिस्प्यूट को जन्म दिया। इस पर काफ़ी डिटेल से हमने पिछले एपिसोड में बात की थी और आज हम बात करेंगे कि आज की सिचुएशन में चाइना ने ये एग्रेशन किया है तो क्यों किया है और हम इसको किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मैं आइए उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं कर्नल कुश शर्मा, जो कि आर्मी की 31 साल की सर्विस से रिटायर हुए हैं। ही वाज पार्ट ऑफ आर्मी इंटेलिजेंस फोर्स। उनको बहुत गहरी नॉलेज है इस विषय के बारे में। इसके अलावा ही इज अ साइंस ग्रेजुएट and he also holds a law and management degree। उसी के साथ आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता निगम। डॉक्टर रीता निगम आगरा के आगरा कॉलेज में लॉ डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर होने के साथ साथ ही एनसीसी में ऑफिसर हैं और वो कई तरह से समाज को अपनी सर्विसेज दे रही हैं और वो रिसर्च के साथ भी जुड़ी हुई हैं। शी इज एन ऑथर ऑल्सो, तो वो भी हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगी और एक नया पर्सपेक्टिव रखेंगी आज की सिचुएशन के ऊपर। तो आइए आज अपने मेहमानों के पास चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज डॉक्टर रीता निगम से। डॉक्टर साहब, आप ये थोड़ा बताएं कि चाइना कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है और ऐसा क्या कारण है कि चाइना इस समय एग्रेशन कर रहा है जबकि पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आया हुआ है। सब लोग इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है, पूरी तरह से बिजी हैं और यहाँ पर चाइना इस तरह की हरकत करता है। तो आप क्या देखते हैं सर? सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद। चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं या चाइना की जो मेंटलिटी है हमेशा डिसीविंग रही है और जो हमारी अभी जो सिचुएशन है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो हमारी आर्मी फेस ऑफ है, दोनों देशों की आर्मी, उसमें हालांकि कोरोना से जो चाइना के जो मंसूबे थे उनमें उनको बढ़ावा मिला है। जो कोरोना उन्होंने फैलाया पूरा वर्ल्ड में, ये है कि जो कोरोना जो निकला है कोविड-19 वो चाइना का ही प्रोडक्शन है। इससे उनकी जो मंसूबे थे उनको मुझे लगता है कि और ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिला है और उन्होंने दूसरे फ्रंट पर सारे विश्व को तो उसमें एंगेज कर दिया कोरोना में। और जब सिचुएशंस देखी उन्होंने कि फेवरेबल है उनके लिए, तो उन्होंने दूसरे एंगल पर काम करना शुरू किया और जिसका नतीजा है कि वो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम हर जगह उनका लगभग 18 कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूटेड मैटर्स चल रहे हैं। अभी जो इंडिया में लद्दाख में जो उन्होंने किया वो उसका एक पार्ट है। और जो अक्साई चिन में जो हमारा अक्साई चिन एरिया जो चाइना क्लेम करता है कि उसका है, वहाँ पर जो हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ हमारी आर्मी का, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसमें उन्होंने बहुत पहले से ये उन्होंने शुरुआत लगभग मई अप्रैल से कर दी थी, जब कोविड-19 या कोरोना अपने पीक पर था। तो सब लोग तो उसमें एंगेज हो गए और चाइना ने ये मौका अच्छा देखा कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने वहाँ पर काफ़ी अपने जो आर्मी थी, अपने टैंक्स थे, उन सबको जो लेक है गलवान वैली है जो, वहाँ पर उन्होंने अपनी LAC जो एक कहेंगे कि फिक्शनरी है, एग्जैक्ट LAC नहीं है, वहाँ पर उन्होंने अपना डिपोजिशन शुरू किया और ये मई तक आते आते काफ़ी कर लिया। जब हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो या हमारी जो सेना को सूचना मिली तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी रोड्स वगैरह भी बना लिए। तो हमारे देश ने भी, भारत ने भी अपनी प्रतीक्षा में जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया या रोड्स बनाए तो चाइना ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो
आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि 1993 और 1996 में जो एक समझौता हुआ था कि दोनों देश जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे, और कुछ पॉइंट्स बनाए थे 1 to 15 तक, और 1 2 तक तो चाइना को करनी थी, और 4 से लेके 8 तक इंडियन आर्मी वहाँ पेट्रोलिंग करती है। लेकिन अब उन्होंने 4 to 8 को क्लेम कर रहे हैं कि ये भी हमारा है। तो उनकी जो नीयत है वो खराब है शुरू से ही, और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे, तो जिसमें वो लगभग असफल हो रहे हैं। आज जो स्थिति है वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं अपने मंसूबों में, और अब वो इस हद पर आ गए हैं कि वो साहब समझौता करने तैयार हैं, पीछे हटने तैयार हैं। अभी जो 2 जुलाई को जो बात की है, वहाँ की जो न्यूज़ मीडिया से जो बात आई है कि साहब अब हम पीछे हटेंगे, वहाँ से अपनी सेना को हटाएंगे, और नेगोशिएशन का दौर, डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशन है उसको जारी रखेंगे। तो ये इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है, सिर्फ उनकी जो गलत मानसिकता है, और वो जो उनकी जो कम्युनिस्ट मेंटालिटी है, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि विस्तारवादक, है ना, तो ये जो उनकी मेंटालिटी है, उनका भ्रम है, वो भ्रम टूट गया है। और बहुत जल्दी सारे देश जो भी हैं, वो लगभग पूरे विश्व में सभी देश चाइना को इस मुद्दे पर उसके विरोध में हैं, भारत के साथ हैं। और जो 18 कंट्रीज से उनका डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अभी, इसी लैंड को लेकर, उनका जो एक्सपेंशन का जो मोटिव है उसी को लेकर चल रहा है। और उसमें जापान, वियतनाम, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बिकॉज जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है उसमें बात जो आपने 2 बातें कही, मैं उसमें थोड़ा सा एक अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड करना चाहूँगा। कोविड को लेकर के पूरी दुनिया ने चाइना को रिस्पॉन्सिबल बताया। मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो शायद बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आया है, और शायद बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बात भी नहीं करी। कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हमने एक वहाँ के एक दुर्भिक्ष की बात करी थी, जहाँ अकाल पड़ा था चाइना में, उसकी बात करी थी। जी सर। और कोविड के अगर इसकी वायरस की बात करें तो इसका जो ओरिजिन बताया जा रहा है वो वहाँ के एनिमल मार्केट से, वाइल्ड एनिमल मार्केट से बताया जा रहा है। तो अगर आप अपना ध्यान वापस ले जाएं हमारी कल की चर्चा पे, तो जिसमें मैंने ये बताया था कि चाइना ने किसानों को खेती करने से मना कर दिया, गौरैया को लोगों ने मार के खा लिया। जब गौरैया और पक्षी और जो जानवर डोमेस्टिकेटेड या जो आसपास मिलते थे वो भी खत्म हो गए, तो चाइना ने बाकायदा एक लेजिस्लेशन करके अपने किसानों को और रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को जो शिकारी होते थे उनको ये राइट दे दिया कि वो जो उनका जो फॉरेस्ट रिजर्व था वहाँ जा कर के whatever wild animal they want to bring as a shikar, they can bring it, kill it and eat it. And they promoted eating of the wild animals. All varieties of wild animals were permitted to be traded into the as good as in mainland China and Beijing and other areas from where the virus has emerged. So China would have realized that if not today, in times to come, his responsibility to be generator of COVID-19 will be fixed. So he chose this time to create a situation in which he can to play a card in which he could achieve the areas that he were eyeing for long. Yes. और उस पर एक दूसरे जो दूसरे विषय पर जिस पर आपने बात करी मैं वहाँ ऐड करना चाहूँगा। गलवान वैली की जहाँ तक बात है, ये वही इलाका है जो सन 62 में भी भारतीय सेनाओं और चाइनीज सेनाओं के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का एरिया रहा था। वहाँ का जो फिंगर 2 और 8 और 14 और इन सब की बातचीत हो रही है, वो बात उसको समझने के लिए जब तक आप उस इलाके में व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएंगे उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 15 तक के बीच का एरिया जो क्योंकि LAC वाज नॉट डिफाइंड, इट वाज डिफाइंड ऑन ए जियोग्राफिकल फीचर,
वो जो एरिया गलवान वैली का जो एरिया है वो नो मैंस लैंड था, बिकॉज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दैट वाज ड्रॉन ऑन द मैप। तो उस एरिया में जो भी पेट्रोल करके जाता था वो अपने टेल वहां छोड़कर आता था। माचिस के डिब्बियां फेंक दी, सिगरेट फेंक दी, चॉकलेट के रैपर फेंक दिए, ब्लेड के रैपर फेंक दिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जब उनकी पेट्रोल आए तो वो उन चीज़ों को उठाए और बताए कि वो यहाँ तक पेट्रोलिंग करके आए थे। ये मैं आपको एक पार्लेंस बता रहा हूँ जो नॉर्मल मिलिट्री पेट्रोल फॉलो करते हैं। यस सर। अब उन्होंने, चाइनीज ने स्मार्टनेस क्या करी कि पिछले 2-3 साल से उन्होंने वो जो उनकी पेट्रोल रिपोर्ट होती थी जो शेयर करी जाती थी दोनों आर्मीज के बीच में, उन्होंने इस तरीके के चीज़ों का पाया जाना रिपोर्ट करना बंद कर दिया, जिससे उन्होंने कहा कि आपकी कोई पेट्रोल यहाँ पिछले कई सालों में आई ही नहीं। और वो 93 का समझौता जिसके बारे में पूरी भारतवर्ष में बात हो रही है, उसके मुताबिक हथियार लेके जाना वहाँ अलाउड नहीं है, और वहाँ कोई भी साइन छोड़ना, वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन करना, किसी भी तरीके की डिगिंग करना, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा करना मना है जी। लेकिन इन सर्दियों के बीतने के बाद ही फरवरी से लेकर के अप्रैल मार्च एंड तक, अप्रैल तक, चाइना ने बर्फ पिघलने से पहले उनकी जो एक फॉर्मेशन, जो उनकी वेस्टर्न थिएटर की एक फॉर्मेशन थी, उसको ये टास्क दे दिया कि आप जैसे ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है आप उस एरिया में जाइए और ये रोड और ये कंस्ट्रक्ट करिए, जिसको चाइनीज पीएलए आर्मी ने बड़ी इफेक्टिवली क्रिएट कर दिया। और जब बर्फ पिघलने के बाद हमारे ट्रूप्स वहाँ पहुँचे तब हमें पता चला कि चाइना ने अपनी तरफ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, which resulted into the conflict. We wanted to resist it, and rest everything is history, as they say. It is available on the television and media. Everybody has seen. चलिए, मैंने सोचा बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन बनकर मेरे दिमाग में और आ गए जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो 2 एरिया है, आई थिंक ये 2 डिफरेंट एरिया हैं। अभी हमने दोनों की बात की, तो दर्शकों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इनकी अलग अलग बात करें। एक है गलवान वैली वाला एरिया, एक है पेंगोंग लेक वाला एरिया। तो ये जो हम फिंगर्स की बात करते हैं, फिंगर्स आर नथिंग बट जो पहाड़ी लेक के अंदर जहाँ टच करती है उनको हम फिंगर्स का नाम देते हैं, वो पेंगोंग लेक के साथ साथ वाला एरिया है। और गलवान वैली जिसकी हम बात करते हैं वो श्योक रिवर वाला एरिया है, दैट इज अ डिफरेंट एरिया। हमारा 2 जगह डिस्प्यूट वहाँ पर चल रहा है, और जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है या जाना है, और जितना भी पब्लिक डोमेन में वो अवेलेबल है, उसके हिसाब से शायद पेंगोंग लेक वाला एरिया स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना शायद गलवान वैली वाला एरिया इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गलवान वैली वाला एरिया ऐसा है कि अगर वहाँ जिसने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, उसको बाकी बहुत सारे एरिया के लिए एक्सेस मिल जाती है। और दूसरा, चाइनीज आर्मी अगर हिल्स के ऊपर चढ़ जाती है और वहां से उनको हायर पोजीशन अवेलेबल हो जाती है, तो जो ब्रिज हम उस रिवर के ऊपर बना रहे हैं, वो रिवर को वो कभी भी उस ब्रिज पे हमें रोक सकते हैं आने जाने ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि उनके पास हायर ग्राउंड्स होंगे और वो हमको उस जगह ट्रांसपोर्ट। तो सबसे बड़ा आई थिंक जो पॉइंट है, गलवान वाली ने जो इस चीज को राइज किया कि वो बेसिकली एक्सेस हमें नहीं देना चाहते उस रिवर पे ब्रिज के द्वारा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये नहीं कहा जा सकता, जो मिलिट्री के कमांडर्स होते हैं उसके लिए कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंस का हो। पर हाँ, अलबत्ता अगर दोनों एरिया में जहाँ इंकर्शंस हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उसमें अगर देखा जाए पेंगोंग लेक की कहानी थोड़ी सी दूसरी है। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज ने इस बार वहाँ जो उनकी पेट्रोल बोट थी और उन बोट्स को लेकर के पेंगोंग लेक में वो आ गए, और जो एक बीच का इलाका कहा जाता है, जो लेक का किनारा है वो काफ़ी कई किलोमीटर तक फैला हुआ, और जिसको भारतीय सेना बजरबट्टू बीच के नाम से जानती है, जैसा कि मैंने दूसरे वेटरन से बातचीत में सुना और समझा था। तो पेंगोंग लेक डेफिनेटली वहाँ आकर के ना तो चाइनीज चाहते हैं और ना ये उनके लिए वायबल होगा मिलिट्रीली या स्ट्रेटेजिकली कि आकर के वो किसी एरिया को, इन पेंगोंग लेक एरिया, वो आकर के किसी एरिया को ऑक्यूपाई करें। पर उन्होंने क्योंकि अपने जो स्मॉल पेट्रोलिंग और नेवल बोट्स को वहाँ प्रेजेंस दिखाई, which was basically again a psychological ops. They thought that India will not be able to bring this kind of boats in that area, but we have countered it with many measures. I would not like to deliberate upon them कि हमने उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या किया। लेकिन हाँ, गलवान वैली की जैसे आपने बात बताई कि अगर गलवान वैली की जो फिंगर 1 से लेकर के 15 तक का एरिया है,
वो फिंगर जो किसी पहाड़ी से नीचे आती हुई एक संरचना होती है जो एक ढलान की तरह होती है, और वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं उस पहाड़ की चोटी पर। तो इन फिंगर्स के ऊपर जाकर के अगर इन फिंगर्स को ऑक्युपाई कर लिया जाए और वहां तक रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, तो ये बड़ा आसान हो जाता है किसी भी एडवर्सरी के लिए कि वो उन चोटियों को ऑक्युपाई कर सकेगा, और उसके बाद जब वो एक बार उन चोटियों को ऑक्युपाई कर लेगा तो घाटी में होने वाली किसी भी गतिविधि को वो ऑब्जर्व कर सकता है और उसको फायर के द्वारा इंटरफियर भी कर सकता है। तो जो डोमिनेशन कहा जाता है, किसी भी एरिया का डोमिनेशन, वो उस एरिया की हाइट्स को ऑक्युपाई करके किया जाता है। तो जब, क्योंकि हमने ये देखा कि चाइनीज ने वहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फास्ट और रैपिड तरीके से डेवलप कर दिया, हमने जिसको रजिस्ट किया और हमने बताया कि 93 के जो हमारा समझौता हुआ उसका भी उल्लंघन है, तो चाइनीज ने उसको माना नहीं। और उसके बाद जब हमने भी 72 घंटे के अंदर एक ब्रिज बना दिया, जो हमारे बीआरओ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और हमारे सैनिकों ने उसको पूरा सपोर्ट दिया। चाइनीज ऑल्सो कुड नॉट बिलीव इट, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे सॉ that we could beat their speed of developing of infrastructure in the areas, difficult areas, something like Galwan Valley, because उनकी मेमोरीज सन 62 की थी। और जैसे मैं पिछली बार कह रहा था कि सन 62 में जिस तरीके से भारतीय एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ के जो मिलिट्री थिंकर्स थे और यहाँ की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने चाइना का असेसमेंट गलत किया, इस बार शायद वही गलती पीएलए के थिंक टैंक और पीएलए के पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, जो उनका पॉलिटिकल एलिमेंट है। उन्होंने शायद भारतीय रिएक्शन को और भारतीय क्षमताओं को कमतर आंका, जिसकी वजह से गलवान में उनको ब्लडी न्यूज मिला। और आने वाले समय में अगर युद्ध की जरूरत पड़ी तो चाइनीज को इस बार वो और भी मजेदार, जिसको चटनी कहते हैं, उसका स्वाद चखने। जी, मैं आप दोनों की बात को मिला के एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है, और मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस जाऊंगा और उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा। चाइना में इंटरनली बहुत सारे इशू चल रहे हैं इस समय, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी अपनी इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत सारे क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक हिट हुए हैं कोरोना की वजह से, और काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, और काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन है। और द वे शी जिनपिंग हैज़ हैंडल्ड कोरोना इन चाइना, उसको लेके भी बहुत सारा क्वेश्चन विद इन चाइना, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, और उनकी पार्टी में भी बहुत सारी आवाज़ें, तो उनकी पोजीशन अपनी पार्टी में भी कमज़ोर हुई है। उसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का एक फोकस चाइना पर है, क्योंकि कोरोना वायरस चाइना से आया है और पूरे वर्ल्ड चाइना को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो एक अलग प्रॉब्लम चाइना के लिए बनी हुई है। तो चाइना ने शायद, ऐसा तो नहीं है कि चाइना ने उसको एज ए डाइवर्जन टैक्टिक यूज़ किया और उन्होंने नेपाल की आर्म ट्विस्टिंग की, क्योंकि उस जो नेपाल की समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो काफ़ी उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान पे तो हमेशा से ही चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है। तो उन्होंने चाइना की भी आर्म ट्विस्टिंग की और पाकिस्तान की भी की, और ऐसा शो करने की कोशिश की बट दैट इंडिया इज एन एग्रेसर। देखिए, वो नेपाल में भी प्रॉब्लम कर रहा है, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम कर रहा है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम कर रहा है। वो हमारे एरिया में घुस रहा है, गलवान वैली वाज आवर एरिया, और इंडिया आगे घुसने की कोशिश कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। तो एक तो उनका अपना जो रोड मैप था कि हाँ, हमें इन एरियाज को ऑक्युपाई करना है, जो कि हमने अपनी पिछली डिस्कशन में बात उठाई थी। और साथ के साथ कहीं ना कहीं एक टाइमिंग का रीज़न ये भी हो सकता है कि इस टाइम करने का, कि उन्हें कहीं एक डाइवर्जन चाहिए था, फोकस अपने ऊपर से हटाने का, और वर्ल्ड का भी फोकस और अपनी जनता का भी फोकस वहाँ से हटा के बॉर्डर पे लाने का, ताकि वहाँ की जनता का फोकस उधर चला जाए और इंडिया एज एन एग्रेसर वर्ल्ड के सामने वो प्रोजेक्ट कर सकें। हालांकि मुझे लगता नहीं वो उसमें सक्सेसफुल हो पाया। पूरा विश्व दिख रहा है इंडिया का साथ देता हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे भी रीजन है इस समय टाइमिंग को लेके? मैं ये नहीं कर रहा कि वहाँ क्यों आए, बट टाइमिंग को लेके मेरा क्वेश्चन है कि इस समय ही क्यों उन्होंने ऐसा किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको टेक ऑन करूं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि भारतीय राजनीतिक परिवेश की अगर बात की जाए पिछले 6-7 सालों की, तो पूरे विश्व ने एक इसको बड़ा मेस्मराइज होकर के देखा है। भारतीय राजनीति में जो एक लीडरशिप का उदय हुआ है, इसको चाहे जो यूरोपियन और वेस्टर्न राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट थे, रशिया था या अमेरिका था, उन्होंने इसको एक वेलकम चेंज की तरह लिया। बिकॉज अगर पिछले
और 10-12 साल पीछे हम जाने की बात करें तो इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड यूनाइटेड लीडरशिप विश्व पटल पे उभरा नहीं था। नॉट ओनली भारत के परिवेश में बट बाकी सारी डेमोक्रेसीज के परिवेश में चाइना ने अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे उनके, चाहे वो उनके मुस्लिम माइनॉरिटीज को लेकर के हों, चाहे उनके डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट को लेकर के हों, चाहे उनकी प्रेस को लेकर के हुआ, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर के इश्यूज ऑलरेडी वर्ल्ड मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि भारतीय एस्टेब्लिशमेंट पिछले 6 से 7 साल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और बहुत स्ट्रॉन्ग political ideology which is a nationalist which is with a nationalist overtone, China realized that in case he does not create hindrance in this development, in the times to come the economical development and the political stability in India will become a threat for its जिसको वो जो उनकी दादागिरी या नेतागिरी इस रीजन में चलने वाली थी, बिकॉज उनका जो फॉल्स जीडीपी डबल फिगर में पहुंच गया था, विच वॉज एक्चुअली शैडो बैंकिंग एंड शैडो मार्केटिंग के तरीके की चीजें थी। उनके बैंक जो उनके गोल्ड रिजर्व हैं वो आधे से ज्यादा फेक हैं। ये फैक्ट्स, ऐसा नहीं हो सकता कि पीएलए की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसको मालूम ना हो, तो वो किसी भी कीमत पे, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था कि जब इंडिया और बाकी सारे देश कोविड जैसी महामारी से लड़ रहे हैं और उनकी इकोनॉमी चरमराई हुई है, उनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो और सरफेस हो गए हैं। सीए का उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में एक लॉन्ग ड्रॉन इफेक्ट आया। अब ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वेदर दे वर फंडेड बाय चाइना और दे वर सपोर्टेड बाय चाइना। मैं इसको छोड़ देता हूं बिकॉज ये कोई स्टेटमेंट देना एक पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि इस अनस्टेबिलिटी का और दूसरी तरफ परसीव्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी which they could realize। आप वो याद करिए मोदी जी का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेकर के जाने वाला हूं। चाइना took it and they read it correct that okay, in case we do not finger the Indian establishment this time, this dream may come true and we may be found wanting in our reaction strategically, diplomatically and politically। So that's why he activated all his allies and friends एंड ऑल। उनके जो कर्जदार थे उनको भी उंगली किया, श्रीलंका को भी उंगली किया, उन्होंने बर्मा को भी उंगली किया। जो जो उसके कर्जदार थे उनसे कहा कि नाउ यू मस्ट रिपे इन मनी और यू मस्ट रिपे इन पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट दैट आई नीड एट दिस आवर। सो व्हाट यू आर सीइंग इन दिस सबकॉन्टिनेंट एट दिस आवर इज अ डायरेक्ट आउटकम व्हिच चाइना फेल्ट थ्रेटन्ड। And as I have said in the earlier portion of my talk, that China again miscalculated the military power and the power of the political establishment of India, and he got a bloody nose in Galwan. If the good sense does not prevail to China, he will be going awfully wrong. And in case this conflict slides to a direct conflict, China will have to pay a very, very dear price, both in terms of military losses as well as in terms of loss of face in international arena, in diplomatic and strategical areas। चलिए अब क्योंकि ये बात आई गई है, मैंने वैसे बात के लिए रखी हुई थी, तो इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं डॉक्टर निगम के पास जाऊंगा और उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी हमने रिसेंटली थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी साउथ चाइना सी में, जिसके ऊपर फिलीपींस ने भी पॉइंट आउट किया था। और जहाँ तक हम जानते हैं कि इंडियन ओशियन में क्वाड जो यहाँ पर इंडिया उसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम किस तरह से चीज़ें डेवलप होते देख रहे हैं और कुछ देशों की ऐसी मांग है और इंटरनली इंडिया से भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें अंडमान निकोबार को भी अपने मित्र देशों के लिए खोल देना चाहिए ताकि उनको इजी एक्सेस मिले उनके नेवल बेसिस के लिए, और जब चाहे वो हमारी हेल्प के लिए आगे आ सकें। तो इस सब में आप देखेंगे कि ये सारे, क्योंकि यहाँ जब बात आती है वियतनाम को भी, जब भी अभी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ था तो इंडिया ने अपने 2 मंत्री भेजे थे वहाँ पर, जिसके ऊपर चाइना ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया था। ताइवान
सॉरी फॉर द मिस्टेक, ताइवान के अंदर। तो ताइवान को चाइना अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, हालांकि चाइनीज लोग ही हैं, और आई थिंक असली चाइनीज लोग वही हैं जो आज भी बौद्ध धर्म को मानते हैं और असली चाइनीज कल्चरल रूट्स को फॉलो करते हैं। तो आपको ओवरऑल इसको कैसे देखती हैं कि उस रीजन में हमारा कैसा प्रभाव है और हम किस तरह से चाइना को टेक ऑन कर सकते हैं? साउथ चाइना सी जो है वो एक्चुअली वर्ल्ड का इस टाइम सबसे बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट है, और ये जो रूट है ये सभी कंट्रीज के लिए है, लेकिन चाइना जो है इसको कंप्लीट अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, क्योंकि जो एक आर्बिट्रेशन हुआ था 2016 में, और उस आर्बिट्रेशन को गलत इंटरप्रेट करके चाइना क्लेम कर रहा है कि ये जोन पूरा जो है हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, और इसका जो एक्सटेंशन है साउथ एक्सटेंशन कर रहा है। वो जो साउथ एक्सटेंशन आपका ताइवान, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, यहाँ के कुछ आइलैंड्स हैं, उनको वो टेक ओवर कर रहा है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, एंड क्लेम फॉर द कंट्रोल ओवर दीज आइलैंड्स। वहाँ पर उन्होंने शायद मिसाइल्स भी इंस्टॉल कर दी हैं, वहाँ पर शायद उन्होंने कुछ मिसाइल्स भी इंस्टॉल कर दी हैं उन आइलैंड्स के ऊपर। दूसरी तरफ वो ईस्टर्न एक्सटेंशन भी इसका करना चाह रहा है, और ईस्टर्न एक्सटेंशन में वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, इन सबसे फ्रंट खोल रहा है। वहाँ के कुछ आइलैंड्स को भी इसमें मिलाकर वो पूरा एक साउथ चाइना सी पूरा डेवलप करना चाह रहे हैं अपनी टेरिटरी के रूप में। लेकिन क्योंकि ये एक वर्ल्ड ट्रेड रूट है, तो इस पर सभी का, क्योंकि वहाँ पर नेविगेशन के थ्रू वहाँ से जाते हैं, तो अमेरिका ने इस पे वहाँ पर एक्शन लिया है, और अभी कल की शायद न्यूज़ में था कि उन्होंने वहाँ पर अपना जो है मिलिट्री और अपने प्लेन्स और वहाँ पर डिपोर्ट किए हैं। चाइना ने अभी 1 जुलाई से 5 दिन के लिए वहाँ पर कुछ साउथ चाइना सी में वियतनाम से जो आइलैंड्स कनेक्टेड हैं, वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करने के लिए 5 डेज उन्होंने फिक्स किए थे, जिस पे वियतनाम ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये आइलैंड्स उसकी टेरिटरी हैं, और वो उसमें अभी वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाए। इसी बीच अमेरिका ने वहाँ इंटरफियर किया है, क्योंकि ये अगर साउथ चाइना सी जो पूरा एरिया है, ये अगर चाइना के कंट्रोल में आ गया, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन जो वहाँ पर उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, इसको अभी रोकना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सभी देश, जो वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए कि वहाँ पर रशिया भी इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि वो उसके भी किर्गिस्तान, तजाकिस्तान जो पार्ट्स हुए यूएसएसआर से, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं वहाँ पर। उसके अलावा मंगोलिया, ब्रुनोई, लगभग 18 कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पर इससे इन्फेक्टेड हैं, और वो सभी चाइना को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जैसा मेरी जो नॉलेज है कि चाइना इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा साउथ चाइना सी को लेकर। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसमें जापान का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि जापान के पास शायद उतनी स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है, लेकिन जापान की नेवी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नेवी मानी जाती है। चाहे उनके पास रिसोर्सेज कम है, बट एक्सपीरियंस वाइज और जो उनका युद्ध कौशल है, समुद्री युद्ध कौशल, आई थिंक उसमें वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपनी पूरी कॉम्पिटेंस प्रूव करी थी, जब अमेरिकन्स को उन्होंने अच्छे से दांत खट्टे किए थे अमेरिकन नेवी के। तो ऑल दोज आर द मैटर ऑफ फैक्ट्स एंड हिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने 40 साल से किसी देश से युद्ध नहीं किया है। दूसरे हमारे देश के सैनिकों की बात की जाए, वो तो ट्रेंड है,
टेरेन, इस तरह के टेरेन में अगर मैं वापस लद्दाख जाता हूँ, अब समुद्र से मैं वापस लद्दाख आ रहा हूँ, जिस टेरेन में वहाँ के लोग हैं और जिस तरह के आर्मी में हमारे लद्दाखी लोग हैं या कश्मीरी लोग हैं या किसी हिमाचल के लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, वो तो पैदा ही उस माहौल में हुए हैं, उनको तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, और सालों से वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ रेगुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उनको तो उस हाइट्स पे लड़ने का बहुत पुराना, और आई थिंक इंडिया की आर्मी उन हाइट्स पे लड़ने में वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी मानी जाती है। किसी आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है उन टेरेन्स में लड़ने का जो इंडियन आर्मी के पास है। कर्नल पुष्प शर्मा जरूर इस बारे में कहना चाहेंगे। देखिए इस बारे में मैं एक बात जो शायद मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं आई या कुछ जगह पर पढ़ने में भी आई, किसी भी आर्मी का जो आत्मबल है वो कहाँ से आता है। जब कल परसों प्रधानमंत्री जी का भाषण अपने जवानों के साथ हो रहा था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, किसी भी सेना का जो आत्मबल है वो आता है उसके देश की जो जनता का उसको सपोर्ट होता है। अगर पीएलए की आर्मी के बारे में बात करें तो वो कंस्क्रिप्शन आर्मी है, वो लोग वॉलंटियर आर्मी नहीं है। किसी भी सोल्जर के लिए, किसी कॉज के लिए लड़ना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो लड़ाई में क्यों जा रहा है। तो क्या चाइनीज आर्मी जब लड़ाई के मैदान में आ रही है तो क्या वो कन्विंस है कि वो सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, चाइना ने क्योंकि पिछले कई सालों से एक वन चाइल्ड पॉलिसी रखी हुई थी, तो चाइना में जितने भी यंग सोल्जर्स हैं दे आर वन किड्स, दोज हु आर स्पॉइल्ड किड, उनका चाइल्डहुड बहुत टफ नहीं रहा है, तो उनके लिए टफ कंडीशंस को फेस करना, स्ट्रेस को, जो बैटल का फटीग है उसको फेस करना, वो थोड़ा बड़ा मुश्किल काम होगा। और वो गलवान की जो झड़प हुई जिसमें उनको दिखाया भी गया और उसके बाद जो मीडिया में रिपोर्टें आई कि इन्होंने मार्शल आर्ट्स और दूसरे साइकोलॉजिस्ट भेजे हैं इनका मोरल अप करने के लिए और इन्हें थोड़ा बैटल टफिंग करने के लिए, तो इससे साबित हो जाता है कि वो। और यहाँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक शेर जरूर पढ़ना चाहूँगा which summarizes the situation, because अगर 62 की बात करते हैं तो जो भी पिक्चरें दिखाई गई या जो भी उनके लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं उसमें कहा गया साहब जैसे सैनिकों की बाढ़ आ गई थी, 100 आदमी मारते थे 500 आदमी चले आते थे वहां से। इस तरीके की बातें मीडिया में फैलाई गई और जनमानस भी, भारतीय जनमानस जो था, बोले चाइना को तो हम कभी जीत ही नहीं सकते क्योंकि उसकी तो आबादी इतनी है कि वो एक सोल्जर से लड़ने के लिए 500 आदमी भेज देता है। तो वो हालात जो है वो अब बदल गए हैं। और उसमें मुझे एक शेर याद आता है, मैं माफ़ कीजिएगा शायर का नाम भूल रहा हूँ, पर वो बड़ा रेलेवेंट है हिंदुस्तान और चाइना की आर्मी को जब कंपेयर किया जाता है। वो शेर कुछ इस तरह है कि मैदान जंग में अफराद से क्या होता है, अफराद इज अ लार्ज नंबर, कि मैदान जंग में अफराद से क्या होता है और हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। बहुत बढ़िया। सो इट्स नॉट अबाउट द नंबर, they can't browbeat us with the largest army. It is not about the largest army, it is about the fittest army, the most battle hardened army, the most efficient army which uses man and machine properly. It's about the commander's conviction and soldiers' conviction to fight for a cause. That makes a difference. That makes a difference. So China, मैं आप लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ आज का। कुछ पॉइंट्स पर हमारे डिसएग्रीमेंट हुए, कुछ पॉइंट्स पर हमें नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी नई बातें हुई। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उन्हें इसी तरह के इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे भी सुनने का मौका मिले।